नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे संक्रमण काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की। जान है जहान है, जान भी जहान भी। इन बातों पर मैं लगातार पिछले 3 हफ्तों से चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इस संक्रमण काल में हमारी अर्थव्यवस्था भी जबरदस्त संकट काल से गुजर रही है, इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं है। सारी सप्लाई चेन ठप हो चुकी है, कारोबार बंद हैं, वो बड़ी फैक्ट्रियां हों, छोटे मझोले कारोबारी हों, दिहाड़ी मजदूरों की तो बात ही मत पूछिए। ना दिहाड़ी मिल रही है, ना रोजी रोटी का कोई इंतज़ाम हो पा रहा है, खाने पीने तक के वांदे लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में आज आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास देश के सामने आए और देश को, कॉरपोरेट जगत को, कारोबारियों को, एमएसएमई सेक्टर को, सबको बहुत उम्मीदें थी कि कुछ देंगे, फिर से आर्थिक गतिविधियां किक स्टार्ट हो पाएं, उनमें संजीवनी दी जा सके, जान फूंकी जा सके। तो क्या कदम बताने वाले हैं शक्तिकांत दास? अब पहले मैं पॉजिटिव्स की बात करता हूं। शक्तिकांत दास ने कहा है कि देखिए, देश में, भारतीय अर्थव्यवस्था में नगदी की, पैसे की कोई किल्लत नहीं है। ये पहला पॉजिटिव उन्होंने दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि जहां तमाम दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, कोई माइनस में जा रहा है, खास जापान की उन्होंने बात की, भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी इस संकट काल में भी, इस संक्रमण काल में भी 1.9% की विकास दर दिखाने वाली है। यह आंकड़ा 14 तारीख को आईएमएफ ने दिया था, उसी का जिक्र किया शक्तिकांत दास ने। लेकिन इसमें एक और अच्छी खबर छिपी हुई थी, या सरकार दावा कर रही है आईएमएफ के आंकड़ों की बिना पर कि अगले साल हम बाउंस बैक कर जाएंगे, हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल से भी आगे हो जाएंगे। हमारी विकास दर 7.4% की रफ्तार से दौड़ने लगेगी, गैलप करने लगेगी। अब कैसे ये भविष्यवाणी की जा रही है, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी हमें यही नहीं मालूम कि ये संक्रमण काल कितना चलेगा, कितना बढ़ सकता है, और अभी से ही कहा जाने लगा अगले साल हम 7.4% पर भागने लगेंगे। ये तो पॉजिटिव्स की बात हो गई। इसके अलावा सरकार ने, आरबीआई ने क्या कुछ कहा? आरबीआई ने 50,000 करोड़ का एक प्रावधान किया है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रीपो ऑप्शंस। अब रीपो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, वक्त लगेगा लेकिन समझाना जरूरी है। रीपो होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? बैंकों को पैसे चाहिए होते हैं, हर शाम उन्हें देखना होता है, भाई बैंक में आप पैसे भी जमा करते हैं और निकासी भी होती है। शॉर्टफॉल हो गया तो आप आरबीआई से पैसे लेते हैं, आरबीआई वो पैसा आपको देगी लेकिन ब्याज आपको लगाएगी। इसे रीपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रीपो, बैंक के पास ज्यादा पैसे आ गए, ज्यादा लोगों ने जमा किए, निकासी नहीं की, तो शाम को बैंक आरबीआई को दे देगा वो पैसा, तो आरबीआई से कुछ ब्याज लेगा। इसे रिवर्स रीपो कहते हैं। अब आरबीआई ने रिवर्स रीपो पहले ही 90 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.9% घटा दिया था कुछ दिनों पहले। आज 0.25% और घटा दिया, अब 4.25% हो गया। यानी कि बैंकों को कहा जा रहा है कि अपना पैसा आरबीआई में मत डालिए, लोगों को दीजिए। इसमें से 50,000 करोड़ छोटे मझोले जो एनबीएफसीज हैं उनको देने की बात है। इसके अलावा 50,000 करोड़ नाबार्ड, सिडबी, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज का ख्याल रखते हैं, और एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया जाएगा कि भाई घरों के लिए आपको पैसा मिल जाए। साथ ही साथ आरबीआई ने कहा कि हमारे पास 476.5 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा है। 11 महीने तक के अपने इंपोर्ट्स का हम ख्याल रख सकते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, लेकिन इसमें कुछ बातें छिपी रह गई। अब 12 करोड़ लोग रोज बेरोजगार हो गए हैं, ये CMIE का आंकड़ा है। आपने एमएसएमई की या इनकी तो बात कर दी, लेकिन जो सप्लाई चेन टूटी है वो दोबारा से शुरू कैसे होगी? 50,000 करोड़ एक जगह, 50,000 करोड़ दूसरी जगह, क्या ये काफी है? इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले शक्तिकांत दास का बयान।
it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. This will comprise of rupees 25,000 crore to NABARD for refinancing regional rural banks, that is RRBs and cooperative banks and microfinancial institutions. Rupees 15,000 crore will flow to SIDBI for on-lending and refinancing, and as you know, SIDBI will be lending this money to, by way of providing refinance to scheduled commercial banks as well as to other financial entities, NBFCs, MFIs, etc., who sanction loans to the MSME segment of the economy. And NHB will be allotted rupees 10,000 crore for supporting housing finance companies, HFCs. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रिजर्व बैंक के इंजेक्शन से कारोबार का पहिया चलेगा और एक साल बाद हिंदुस्तान टॉप गियर में दौड़ेगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था की भली भांति समझ रखते हैं, नरेंद्र तनेजा। और अर्थव्यवस्था की बात होती है, अमूमन नरेंद्र तनेजा होते हैं। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, ये भी अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं। मेरे साथ बीजेडी के राज्यसभा सांसद, करियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, डॉक्टर अमर पटनायक। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। और जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेरा सीधा सवाल, नरेंद्र तनेजा, जो आज आरबीआई ने कहा कि पैसे की कमी नहीं, लेकिन 50-50 हज़ार करोड़ की जो ये सहायता दी गई है, इससे इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी क्या ये काफ़ी है? देखिए संदीप जी, सारे आंकड़े आपने दिए और आपने जो क्लिप सुनाया उनका आरबीआई गवर्नर, उसमें भी सारे आंकड़े थे, तो मैं आंकड़ों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि आपने बखूबी सारे आंकड़े ऑलरेडी पेश कर दिए हैं। अब ये एक आरबीआई की तरफ से आया है। आरबीआई तो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारतीय सरकार का हिस्सा नहीं होती है। सरकार ने अपनी तरफ से करा है, शुरुआत करी है। अभी और भी आगे चल करके सेक्टर बाय सेक्टर और भी आप देखेंगे सरकार जो है भी करने की आवश्यकता वो करेगी। कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं उनकी खुद की जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है वो अपनी योजनाएं बना रहे हैं। हमारा प्रयास इस समय यह है कि जो देखिए ये लॉकडाउन हुआ, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, 170 साल में रेल को रोका गया, बंद करा, ये लॉकडाउन था। इसका मतलब है कि इसलिए कि भाई लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, आर्थिक गतिविधियों को रोका गया। अब जब पूरे उसको जो अब धीरे धीरे कर तो शुरू किया जा रहा है, तो उसमें जैसे एक स्टीम इंजन होता है, उसका जो पेस लगने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। जैसे आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं, केंद्र सरकार ने लिए हैं, राज्य सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं, बड़ी कॉर्पोरेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो अपनी तरफ से कर रही हैं, तो हम तो वापस पटरी पे ही नहीं आएंगे। हम बिल्कुल आपको उसमें जो आईएमएफ ने कहा है, तमाम संस्थानों का हम दौड़ेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बाउंस बैक करेगी। और अगले फिस्कल के अंदर आप देखेंगे, जिसकी चर्चा आईएमएफ ने करी है, तमाम लोग कर रहे हैं, कि हम लगभग जो है 7.6, 7.8 ये इस ग्रोथ रेट पर पहुंच जाएंगे। उस पर मैं आता हूं, इंटैक्ट है नरेंद्र, मैं उस पर आता हूं, पर पहले एक मिनट, मैं उस पर आता हूं। उस पर भी ये भविष्यवाणी के आधार पर की जा रही है, ये प्रोजेक्शंस के आधार पर है, इस पर मैं बिल्कुल आऊंगा। लेकिन सुप्रिया, मेरा सवाल देखिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल। आरबीआई के गवर्नर कहते हैं पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं है, तो क्या 50-50 हज़ार करोड़ की ये बूस्टर डोज से TLTRO के जरिए 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, और TLTRO में क्या खेल हो रहा है आप मुझसे बेहतर जानती है। मैं दर्शकों को वो इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं जाना ही चाहता हूँ। 1 ट्रिलियन रुपीस का वो फायदा उठा चुके हैं, 50,000 करोड़ अब देने की बात हो रही है, और साथ में सिडबी या नाबार्ड या एनएचबी को 50,000 करोड़ देने से इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाएगी क्या? संदीप जी, आपने जो आंकड़े रखे और नरेंद्र तनेजा जी ने जो कहा, मैं रिस्पेक्टफुली उससे अग्री भी करती हूँ जो उन्होंने कहा, और कई हद तक डिसअग्री करती हूँ। आपने जो आंकड़े रखे, मुझे कहीं पर आज आरबीआई के लिए थोड़ी सहानुभूति है, और इसलिए है क्योंकि एक चीज होती है हैवी लिफ्टिंग, फिस्कल रिस्पॉन्स जो नई दिल्ली से आना चाहिए वो आने की कमी है, और आरबीआई कहीं पर हैवी लिफ्टिंग कर रहा है। आप देखिए आरबीआई ने क्या किया है। आरबीआई ने बोला है कि लघु और मध्यम उद्योगों को एनबीएफसी के थ्रू ज्यादा पैसा दिया जाए, लोन ज्यादा दे बैंक, इसलिए रिवर्स रेपो रेट कम किया है। एनबीएफसी को पैसा ही नहीं देने को तैयार अभी।
आप बैंक कहाँ देते हैं पैसा? ये समझाइए, मुझे सिंपल सी एक बात ये समझाइए कि इस आपदा के दौरान इतनी परेशानी में लोन लेने कौन जा रहा है? आज की तारीख में लोगों के हाथ में जो सबसे वनरेबल और वीक है, उनके हाथ में पैसा डालना जरूरी है। आज लोन ले कौन रहा है? सवाल तो इस बात का है, हम किसको लोन देने चाह रहे हैं और क्या ये बैंक लोन देंगे? बैंकों ने अपने अधिकारियों को सीबीआई, ईडी, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के चलते उनको स्वाहा होते देखा है। क्या वो लोन देंगे? कौन लोन लेगा? इस समय लोगों की नौकरियों पे बनी हुई है, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई है पहले लॉकडाउन में। आज लोन ले कौन रहा है? आज जरूरत है लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा डालने की, और वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट को फिस्कल मेजर से करना पड़ेगा। मैंने अपने करियर में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों कवर करी है। आज फिस्कल मेजर्स की ज्यादा जरूरत है। आरबीआई इज डूइंग द हेवी लिफ्टिंग, जो उसको शायद कम करनी चाहिए सब। बिल्कुल। और अमर पटनायक, देखिए इसको मैं थोड़ा दर्शकों को और समझा दूं। जब कहा जाता है ना कि बैंक का 50,000 करोड़ रुपया एनबीएफसीज को, छोटे मझोले एनबीएफसीज को दे देंगे, दरअसल हो क्या रहा है कि आरबीआई पहले पैसा देता है बैंकों को, बैंक फिर पैसा देते हैं और बैंकों को ब्याज लेकर देगा ना आरबीआई, और फिर बैंक ब्याज चार्ज करेंगे एनबीएफसीज को। तो जितने ब्याज पर बैंकों को आरबीआई से पैसा मिलता है, उस पर 5-6% और बढ़ाकर वो एनबीएफसीज को देंगे, फिर एनबीएफसीज हमें देंगे। अरे आरबीआई सीधा क्यों नहीं दे देता एनबीएफसीज को पैसा? ये घुमा फिरा कर 50,000 करोड़ की जलेबी बनाने की भी क्या जरूरत है? और बिल्कुल सुप्रिया ठीक कह रही हैं, एनबीएफसी से पैसा ले कौन रहा है अभी? अमर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रहा है। विजय सरदाना, आप इस सवाल का जवाब दें। अमर का कनेक्शन ठीक कीजिए। विजय सरदाना, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। देखिए, इस समय अगर आप बात कर रहे हैं क्राइसिस में, मैं 2 स्टेप से आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एनबीएफसीज जो गरीब आदमी है उससे 24 से 36% तक का ब्याज चार्ज करते हैं, और एक बड़ी कंपनी को आप 10% के आसपास ब्याज पे पैसा देते हैं। अगर हम एनबीएफसी से ले भी लें तो गरीब आदमी तो 30% ब्याज दे रहा है सर। वो क्या भला करेगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आरबीआई एनबीएफसीज को पैसा दे देना सीधा, बैंकों को बीच में क्यों दे रही है? कि एनबीएफसी के ब्याज दरों को कैसे कम किया जाए। हाँ, वही मैं तो ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि पहले तो ये देखा जाए कि एनबीएफसीज आज की तारीख में डिजिटल वर्ल्ड में 10% तक मार्जिन जो रखती हैं, क्या इसको कम किया जा सकता है? इतने ओवरहेड्स क्या जरूरी हैं जब हम डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? तो ये पहला सवाल है। दूसरा, आपने कहा कि हमने क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है, लिक्विडिटी बढ़ाई है। देखिए, आपको दोनों तरफ बैलेंसिंग करना होगा। सबसे पहला कदम सरकार को यह उठाना पड़ेगा, जब आप सरकार इंडस्ट्री को लिक्विडिटी देना चाहती है, साथ ही साथ कम से कम 2 साल के लिए आप कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाइए, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यह थ्रेट ना हो कि मैं पैसा भी ले लूं और विदेशों से सबस्टैंडर्ड माल या डंपिंग होना शुरू हो जाए और मैं ना अपना पैसा निकाल पाऊं, ना मजदूर को पैसा दे पाऊं, ना बैंक को दे पाऊं। अभी प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह से आप चाइना की बात कर रहे हैं, अगर चाइना की फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो प्रोडक्शन करके माल को इकट्ठा कर रहे हैं। जिस दिन आप लॉकडाउन खत्म करेंगे, वहां से डंपिंग शुरू होगा। बहुत सा माल बहुत सारी फैक्ट्रियों में पड़ा है दुनिया में जो निकला नहीं है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वो सब आपके यहां डंपिंग होगा। तो आप जो लोकल इंडस्ट्री है, आप उसको जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे, आप उसको कुशन कैसे देंगे कि वो रिवाइव हो सके? तो ऐसे में एक मिनट, अजय आलोक स्क्रीन पर। अजय आलोक, मुझे ये बताइए, देखिए ये तो बातें हो गई, ये अर्थव्यवस्था की गूढ़ बातें हैं, पर ये दर्शकों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वक्त भी देता हूँ इन मुद्दों पर। लेकिन देखिए, आम आदमी को क्या लेना देना है? आम आदमी की सवाल ये है कि भाई मेरी नौकरी या तो चली गई, बहुत से लोगों की चली गई है, या मेरी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, या मेरी नौकरी तो है इस महीने की, यानी कि मार्च की तनख्वाह तो आ गई, अगले महीने क्या होगा? ये सब जगह है। और मैं मीडिया की ही बात कर लूं, एक नहीं 10 ऑर्गेनाइजेशन में डाउन साइजिंग हो रही है, छटनी हो रही है, तनख्वाहें कम की जा रही हैं। मैं मीडिया की बात करता हूं, हम और पूरी दुनिया जहां की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं।
तो हमें वो भरोसा चाहिए, लेकिन वो सरकार से अभी तक वो भरोसा आता नहीं दिख रहा है। बस कहा जाता है पैसा बहुत है, हमारे पास पैसे की किल्लत नहीं, और अगले साल हम 7.4% से दौड़ने लगेंगे। अरे आज की बात करिए ना। देखिए संदीप, मैं इसमें अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक 150 बेड हॉस्पिटल पटना में मेरा है, लगभग 400 कर्मचारी हैं मेरे यहाँ, डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्स, हाउस कीपिंग, ये वो सब मिला विला के। मार्च की तनख्वाह हमने दे दी, अप्रैल में लॉकडाउन है, इमरजेंसी मरीज आते हैं, हम लोग उसी को देख रहे हैं। हॉस्पिटल अपने कैपेसिटी का 5% भी नहीं काम कर रहा है। स्वाभाविक है, कैश क्रंच है, कैसे करें? उसके अलग अलग व्यवस्था हमने निकाले। जितने कंसल्टेंट लोग हैं उन्होंने खुद अपनी कटौती के लिए खुद ऑफर किया। एक दूसरा बैंक, जो हमारा बैंक है, जो 2-3 बैंक जिससे हम बैंकिंग कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये तो आरबीआई ने आज ही आकर रेपो रेट के कट की घोषणा की है। हमारा बैंक तो पिछले 4 दिन से हमें कह रहा है कि आपको अपने वर्किंग कैपिटल बढ़ाने हैं तो बढ़ा लीजिए। मैं इकोनॉमिक्स नहीं समझता हूँ ज़्यादा, मुझे फिजिकल डेफिसिट ये वो इतने इकोनॉमिक टर्म्स नहीं आता, मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ। हाँ। मोटा मोटी बात यह है कि अगर बैंक आज के डेट में अगर मेरे जैसे लोगों को, जो 300-400 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, या 50 लोग को एम्प्लॉय कर रही है, या 100 लोग को एम्प्लॉय करती है, उनको अगर वर्किंग कैपिटल की छूट दे रही है और उनका लिमिट बढ़ाने को तैयार है, तो क्या दिक्कत है? स्वागत होना चाहिए। और रिजर्व बैंक ने कोई स्वागत कर रहा हूं, इस्तेमाल नहीं किया है। ये पैसे जो दिए गए, इंजेक्शन देने का काम किया, जो मैं समझता हूँ। नहीं अजय देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं जरूरी, एक इम्पेटस दिया है। नहीं बिल्कुल ठीक है, इम्पेटस दिया है, पर अमर, मैं 1 मिनट सुप्रिया आ रहा हूं। अमर, मेरा सवाल ये है, अमर को ही रखिए स्क्रीन पर। मेरा सवाल ये है कि पैसे की अगर कमी नहीं है तो ये 50-50 हजार करोड़ की बूस्टर डोज से ही काम चल जाएगा क्या? आरबीआई गवर्नर ने दावा ये कर दिया जीडीपी का 3.42% तो हम राहत के नाम पर दे चुके हैं। अब सरकार के अलग दावे हो सकते हैं, अलग आंकड़े हो सकते हैं। मुझे तो जो साफ दिखता है वो 1,70,00,000 का आपने मनरेगा और राशन और बाकी चीज़ों के नाम पर जो 5,000, 2,000 और 500 रुपये दिए, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा बड़ा राहत पैकेज आता दिखा नहीं है। और बाकी दुनिया में 8 से 10% ऑफ द जीडीपी राहत पैकेज पंप इन किया जा रहा है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। आप पूरा ठीक कह रहे हैं। सुनाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है। हाँ, नहीं, आप पूरा ठीक कह रहे हैं संदीप जी। ये अभी जो है ना, ये दोनों चीज करना पड़ेगा। जो अभी जो आरबीआई किया वो तो मॉनेटरी फ्रंट पे किया, लिक्विडिटी घुसाया, कितना अमाउंट है, 50,000 करोड़ ज्यादा है खाते में। मुझे तो लगता है कि जो है बहुत टोकनिज्म है, बिकॉज अभी जो इकोनॉमी को चाहिए वो रियल कॉम्प्राइमिंग चाहिए, रियल स्टिमुलस चाहिए, बहुत इकोनॉमी फिजिकल फ्रंट पे एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो फिजिकल पॉलिसी में आपने जो कहा कि नरेगा के 1.70 लाख करोड़, कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि नरेगा में आपने पैसा बढ़ा दिया 182 से 202 रुपया, लेकिन काम तो नहीं है। काम करने से ही तो मिलेगा। तो उड़ीसा, हमने जो भी अभी हमारा पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस में, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने बोले हुए थे, हमारे प्रवक्ता ने बताया था कि हमारे को चाहिए कि नरेगा में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी नरेगा में काम पैसा बढ़ाए, पैसा बढ़ा के काम शुरू करें। लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा और इकोनॉमी, IRR, जो अभी ब्याज का बात हो रहा है, अनलेस दी IRR में परसेंटेज आपका बिजनेस सपोज जनरेट नहीं करता है 15%, आप लोन का रीपेमेंट कैसे करोगे 16%, 17%, 30% में? तो एक्चुअली जो है, फाइनली हम कह रहे हैं कि 1 साल के बाद ये हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। अभी जो भी हो रहा है, मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी एक सेकेंड फेज में आएगा 100% फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लेके, क्योंकि अभी जो हुआ है 1.70 लाख करोड़ कुछ भी नहीं है, उसमें काफी चीज टोकनिज्म भी है। बिल्कुल टोकनिज्म भी है। ऐसे में नरेंद्र तनेजा, अब मैं उस आंकड़े पर आता हूं, आपने भी कहा, आरबीआई गवर्नर ने भी बोला, IMF के आंकड़े हैं कि अगले साल हम 7.4% पर दौड़ने लगेंगे। मैं एक स्केप्टिक की तरह ये पूछ रहा हूं जी, ये देखिए, पिछले साल तक या इस साल की शुरुआत तक भी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना। कहाँ गई भविष्यवाणी? भविष्यवाणियों पर ना तो अर्थव्यवस्था चलती है, ना देश, ना दुनिया चलती। ये कह देना अगले साल ठीक हो जाएगा। अभी तो आज की तारीख में आम आदमी को ये चाहिए ना, आप आंकड़ों से इत्तेफाक ना रखें। और ये बात मैं कई बार अपने कार्यक्रम में कह चुका हूँ, CMIE का जो आंकड़ा है उसमें बेस काफ़ी छोटा था, डेटा काफ़ी छोटा था, लेकिन वो रीवेरीफाई करके वो दावा कर रहे हैं 12 करोड़ लोगों ने पिछले 2-2.5 हफ्तों में रोजगार खो दिया है।
तो पहले तो बेरोजगारी से उबारना है, लोगों की जेब में पैसा डालना है। इन कदमों से पैसा आ जाएगा क्या, या बेरोजगारी को हम संभाल लेंगे क्या? जी, मैं आपको आगे, जिस दिन प्रधानमंत्री ने संडे कर्फ्यू, पब्लिक कर्फ्यू की बात करी थी, उसके दूसरे दिन मैं आपके शो में था और आपने पूरे शो का, आपका जो रनिंग थीम ये था कि लॉकडाउन में विलंब क्यों हो रहा है, लॉकडाउन करिए। उससे तक हमारी पार्टी की नीति नहीं थी, लेकिन मैंने आपका साथ दिया था। बिल्कुल दिया था, बल्कि 22 नहीं, ये 12 तारीख की बात है, हमने 10 दिन पहले ही कहा था कि लॉकडाउन होना चाहिए। जी। अच्छा, मैं संदीप जी उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। अभी जो करा गया लॉकडाउन का मतलब यह है, आपने उसको ताला लगाया है और ताले को आप धीरे धीरे खोल दिया। वही सारी चीज है। वो प्लम्बर जो आज काम नहीं कर पा रहा, 20 तारीख से आपके घर पे आ जाएगा। वो जो अगर 10,000 प्लम्बर बेरोजगार दिल्ली में बैठे हैं, सब काम में वापस आ जाएंगे। जिनके कारखाने धीरे धीरे वो सब खुल रहे हैं, सब किसान जो है जाकर के अपनी फसल काटेंगे, ट्रैक्टर भी चलना शुरू हो जाएगा, उसके आधारित कारखाने भी चलने लगेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई ध्वस्त नहीं हुआ, कुछ भी, सब चीजें बरकरार है। आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, अगेन ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, एक मिनट मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, 1 सेकंड के लिए। मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं। जब आप ये बात कहते हैं कि हाँ भाई सब कुछ खुल जाएगा, तो मैं दर्शकों को ये बता दूं, और आपको भी मालूम है, 76% जो देश में उत्पादन हो रहा है, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 76% इलाके रेड जोन में है आज की तारीख में। वो जहां मैं बैठा हूं, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये तमाम इलाके रेड जोन में, ये नहीं खुलने वाले हैं 20 को। संदीप जी, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हर भारतीय की जिंदगी हमारी प्राथमिकता है। अगर आपको लगता है नहीं खुलने वाले, ये एपिडेमिक लंबा चलने वाला, ये पेंडेमिक लंबा चलने वाला है, 20 तारीख उसके तक बारे में कोई नहीं जानता। इलाके कोई नहीं जानता। मैं आपको बताऊं कब तक चलेगा, क्या होगा। हमारा मानना है कि जल्दी काबू में आ जाएगा, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह की मॉडलिंग हो रही है। अच्छा, जहां तक आपने भविष्यवाणी की बात करी, यही IMF अगर आज वक्तव्य दे दे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 0 से नीचे चली जाएगी, तो वो सुर्खियां बन जाएगी। कोई दावा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि IMF ने कैसे कह दिया। IMF जो है अर्थशास्त्रियों की संस्था है। RBI के बार्कलेज ने 0% कहा है। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स ने 1.5% कहा है। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। जो है संदीप जी, गोल्डमैन सैक्स के कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और बार्कलेज भी करती है। उनका मकसद दूसरा हो सकता है। IMF जो है वो बिजनेस नहीं करती है ना। RBI बिजनेस नहीं करता है। RBI ऑटोनोमस हो गया, मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा। जो कह रहे हैं वो कह, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पूरा स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल्स है, वो इतने मजबूत है कि दुनिया के अंदर ये थोड़ा पेंडेमिक काबू में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। पहले जो बाउंस बैक करेगी अर्थव्यवस्था, तो हमारी करेगी। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया, देखिए इस बात में दम है। हमारे जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, बाकी दुनिया से ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी अर्थव्यवस्था अगर 1.9% पर भी ग्रो करेगी, बाकी देशों से अच्छा करेगी, तो बाउंस बैक के हमारे चांसेस ज्यादा हैं। संदीप जी, आंकड़ों पे ध्यान देना और आंकड़ों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। जो मुझे खेद है कि रूलिंग पार्टी कम करती है। और मैं बिना किसी हस्तक्षेप के 2 बातें आपके सामने कहना चाहती हूँ। IMF का कहना है हम 1.9% पे ग्रो करेंगे इस साल, और अगले साल हमारी ग्रोथ 7% से ऊपर हो सकती है। जो भी अर्थव्यवस्था समझता है अगले साल की ग्रोथ इस साल के बेस इफेक्ट पे होती है। अगर इस साल का बेस इफेक्ट इतना लो रहेगा, तो अगले साल ऑब्वियस उछाल आएगा। ये 101 इकोनॉमी होती है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा RBI ने क्या किया। मैंने पहले ही कहा था RBI को हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ी है, फिस्कल पॉलिसी नहीं है। आप US में देखिए क्या हो रहा है। हमारी $2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर 1.9% पे ग्रो करती है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। US की $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम पर ग्रो करती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। US में US ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा लोन दीजिए, उसकी सॉवरेन गारंटी US गवर्नमेंट दे रही है। RBI बैंक्स को कह रहा है लोन दीजिए, लोन NPA हो जाएंगे, बैंक अधिकारियों को आप जेल में डालिएगा। वो क्यों लोन देंगे आपको? उसकी क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। अगर सॉवरेन क्रेडिट गारंटी नहीं देगी, तो कोई बैंक कितना भी आप कुछ कर लीजिए, लोन नहीं देगा। क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, आगे जाकर NPAs और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। हमारा कंजम्पशन 65% पे है।
कम हो गया है, हमारा इन्वेस्टमेंट 0% पे है पिछले क्वार्टर में। आपको क्या लगता है कहां से उछाल आएगा? बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स भी हमारे 35% की गिरावट दर्ज कर चुके हैं। तो संकट काल है, मैं इसीलिए संक्रमण काल में अर्थव्यवस्था के लिए ये एक संकट काल है। और नरेंद्र तनेजा ने बिल्कुल सही कहा। मैं 12 मार्च से कहने लगा था कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन मैं पिछले 3 हफ्ते से ये भी कह रहा हूँ कि लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियाँ किस तरह से चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। जान है तो जहान है नहीं, जान भी जहान भी प्रधानमंत्री के कहने से पहले हम सबसे बड़ा सवाल में इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।